Now next question is 21. A block of mass m is stationary with respect to wedge, and the wedge is moving with speed v, uniform speed. That means wedge is not accelerated. Find the work done by friction force on the block in t seconds. Clear? Options are 0 and mg vt. ऑप्शन में देख के आपको लग रहा है कि वेलोसिटी और टाइम इनका यूज किया गया है. चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पूछा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक. सो आप देखो इस ब्लॉक के जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ब्लॉक का, तो ब्लॉक जो m मास का ब्लॉक है, ये m मास का ब्लॉक है, इसका फ्रिक्शन जो इस पे एक्ट होगा वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड करने के लिए जो फोर्स लगता है दैट विल बी mg sin थीटा. सो द फ्रिक्शन फोर्स इज mg sin थीटा, राइट. एंड द wedge is moving with constant velocity, uniform velocity. So the displacement of the wedge after time t is vt, right. So displacement अगर wedge का होगा तो block का भी होगा. That means block का जो displacement है that will be vt s. Clear? So work done. What is the formula of work done? Formula of work done is force dot displacement f dot d. So the force is friction, because work done किसके लिए पूछा है? फ्रिक्शन के लिए. तो फ्रिक्शन फोर्स इज f, डिस्प्लेसमेंट इज s equals to vt, because v वेज की जो वेलोसिटी है, वेज की वेलोसिटी t टाइम में वेज s डिस्प्लेसमेंट होगा तो ब्लॉक भी s ही डिस्प्लेस होगा. सो s equals to vt and f dot d equals to f d cos theta. So what is the angle between friction force and displacement? In this diagram, friction force यहाँ पे लग रहा है, displacement इस डायरेक्शन में है. So angle between force and displacement is this. This is angle. And what is angle? This angle is, because given है इसमें angle आपको, यहाँ पे angle theta given है. तो wedge का जो angle theta है, theta यहाँ पर given है आपको, theta wedge का angle given है. So what is the angle? If this is theta, so this angle is also theta, and the friction force is acting upwards. So total angle आपको पता है, total angle ये क्या होता है? total angle होता है 180. 180 में से थीटा माइनस करेंगे, सो तो ये एंगल जो आएगा फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, राइट. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शन ऐसे है, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 माइनस थीटा. सो कॉस एंगल पुट करेंगे 180 माइनस थीटा, राइट. अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, बिकॉज ब्लॉक जो है वेज पर स्टेशनरी है, ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है, तो ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स वो क्या? mg sin थीटा. अपवर्ड क्या लग रहा है? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इसके वेट के कंपोनेंट को बैलेंस करता है, तो फ्रिक्शन mg sin थीटा इक्वल्स टू f होगा. सो f की वैल्यू पुट करोगे mg sin थीटा, राइट. s की वैल्यू vt एंड cos 180 माइनस थीटा. cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा. cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा. सो द रिजल्ट आया टोटल इसका माइनस mg vt एंड sin थीटा cos थीटा, राइट. ये आंसर है. बट ऑप्शंस में आप देखें sin 2 थीटा गिवन है और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा गिवन है. तो sin 2 थीटा कैसे आता है? आपको पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऑल्सो डिवाइड बाय 2. सो ऊपर ये sin 2 थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा. सो माइनस mg vt, इसकी जगह क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2, राइट. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नीट के लिए, बच्चों के लिए ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा इसको टफ न्यूमेरिकल की कैटेगरी में आप डालोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का. अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एज डी, इसका एज डी है, मीन्स डायमीटर डी है, तो रेडियस इसका d/2 होगा, ठीक है. स्क्वायर प्लेट, दिस इज द प्लेट एच डी एंड द सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर डी. तो सर्कुलर डिस्क का डायमीटर डी दे रखा है, स्क्वायर एज है मीन्स स्क्वायर प्लेट है और इसका एच डी गिवन है.
तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक डिस्क एक एज है। तो आपसे पूछा है कि देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, बट इनका सेंटर ऑफ मास कॉम्बिनेशन का कहाँ होगा। तो सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल है एज्यूम सेम मास पर यूनिट एरिया ऑफ द टू प्लेट्स, मीन्स इनका जो मास है पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया जो है वो सेम है, ये गिवन है। सो अब यहां पर आपसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। ऑप्शंस आप इसके देखें, ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2d/2 + पाई लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ डिस्क, नेक्स्ट राइट टू द सेंटर ऑफ डिस्क। सब ऑप्शन में आप देखोगे सेंटर ऑफ द डिस्क से आपको पूछा है, आंसर आपको सेंटर ऑफ डिस्क से ही निकालना है, राइट हो लेफ्ट हो, आपको सेंटर ऑफ डिस्क से निकालना है। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि यहां पर इस कॉम्बिनेशन में सेंटर ऑफ मास का होगा, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास इसके राइट साइड में है, लेफ्ट साइड से कंपेरेटिवली ज्यादा मास इसके राइट में है, तो ऑप्शन आपको इसमें राइट वाला ही है, सेंटर से राइट साइड में। बट इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी है, तो फर्स्ट इसको आप ओरिजिन पॉइंट मान लेंगे, और ओरिजिन पॉइंट मान लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है XCM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। ये रिलेशन आपको यूज करना है, जैसे आपको पता है फॉर्मूला। तो XCM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2 आपको यूज करना है, राइट। अब आप देखो कि यहां पर इस डायग्राम में आपने देखा ये फॉर्मूला यूज करना है। तो M1 मास ऑफ द डिस्क, M2 मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट, X1 सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, X2 सेंटर ऑफ द मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट, एंड देयर इज टोटल मास M1 प्लस M2 इज टोटल मास। क्लियर। सो XCM फाइंड करते हैं, XCM निकालना है हमें। तो M1x1 तो हो गया 0, बिकॉज ये आपने ओरिजिन सपोज किया हुआ है, 0 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, तो डिस्क का सेंटर तो ओरिजिन पे आ गया। सेकेंड मास हो गया M2 का, ये है स्क्वायर प्लेट का मास। इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या है, टोटल D है, तो D/2 और D/2, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, D है। क्लियर। सो M2 इंटू D अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। ठीक है। अब यहां पर गिवन था सेम मास पर यूनिट एरिया। मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम में एरिया आता है, तो हम कह सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और मास पर यूनिट एरिया इनका सेम है। जब मास पर यूनिट एरिया सेम होगा तो मास एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर मास की जगह आप एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं, यहां लिखेंगे A2 इंटू डी अपॉन A1 प्लस A2, राइट। A2 किसका एरिया है, स्क्वायर प्लेट का, जिसका एच D है, तो स्क्वायर प्लेट का एरिया आप लिख सकते हैं D स्क्वायर इंटू डी अपॉन A1 किसका एरिया है, सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का एरिया होगा पाई R स्क्वायर, और R मीन्स डायमीटर का हाफ, तो पाई D स्क्वायर बाय 4। इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर एरिया क्या होता है, पाई D स्क्वायर बाय 4, बिकॉज D/2 क्या होगा, एरिया होगा, प्लस अगेन एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट वो होगा D स्क्वायर। सो यहां से आपने D स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आपका D स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। अपॉन में आप देखेंगे वैल्यू क्या मिलती है, D अपॉन, यहां लिखा है पाई/4 और प्लस 1, D स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। यहां से एलसीएम लेंगे आप, तो 4 एलसीएम लेंगे, तो ये 4D अपॉन पाई प्लस 4, ये रिलेशन आपको मिला, 4D अपॉन पाई प्लस 4। XCM कहां होगा आपको बताए, टुवर्ड्स सेंटर जो डिस्क होगा, टुवर्ड्स राइट साइड होगा, टुवर्ड्स स्क्वायर प्लेट होगा, बिकॉज मास राइट साइड में है। तो ऑप्शन है 4D अपॉन पाई प्लस 4, राइट टू द सेंटर ऑफ डिस्क, इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्क। क्लियर। तो आप इसका ऑप्शंस आप देखें, ऑप्शंस में आपको फर्स्ट दिया हुआ है 2D अपॉन 2 प्लस पाई, और राइट साइड का 2D अपॉन 2 प्लस पाई है, 4D अपॉन 4 प्लस पाई है। हमने निकाला क्या आया वैल्यू, 4D अपॉन 4 प्लस पाई, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास टॉपिक पर है।
Given at t equals to 0, the position and velocity of two particles are shown in figure. So two particles हैं, mass इनका same है. v1 means first particle की velocity है, second particle की velocity 3 meter per second. Clear? So they are kept on smooth surface and being mutually attracted by gravitation force. Then the position of center of mass at t equals to 2 second. तो position of center of mass at t equals to 2 second. अभी आप देखो 1 kg के दो पार्टिकल हैं, तो अभी इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, बिल्कुल सेंटर पे. ये 0 है, ये 10 है, तो सेंटर ऑफ मास का होगा 5 सेंटीमीटर पे. क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन तो है 5 सेंटीमीटर. तो आप सेंटर ऑफ मास जो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, m1v1 प्लस m2v2 वेलोसिटी है, डायरेक्शन विद वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखोगे m1 प्लस m2. सो m1 है 1 kg, m1 1 kg है, v1 है आपका 5 राइट डायरेक्शन में, तो v2 आप लिखेंगे -3 अपॉन टोटल मास 1 प्लस 1 2 kg. तो 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 1 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन सेंटर ऑफ मास जो मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड से सेंटर ऑफ मास मूव करेगा. राइट? सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, नेगेटिव, पॉजिटिव मीन्स वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास मूव करेगा टुवर्ड्स राइट. सो फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको फाइंड करनी है तो एक्स सी एम फाइनल पोजीशन लिखनी है आपको, इक्वल्स टू एक्स सी एम इनिशियल लिखा था 5 पर, प्लस वी सी एम जो आपने निकाला इनटू टाइम, क्योंकि इसने बोला है 2 सेकेंड के बाद आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करो. सो एक्स सी एम इनिशियल इज 5, वी सी एम 1 है, कितने सेकेंड बाद पूछा है, 2 सेकेंड बाद, 5 प्लस 2 7 मीटर. यहां पर आपको आंसर आया. पोजीशन फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी 7 मीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, a nucleus moving with velocity v emits an alpha particle if the velocity of alpha particle in the remaining nucleus be v1 and v2. तो जो एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल उसकी वेलोसिटी है आपकी v1, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होगा, जैसे गन और बुलेट का है, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बुलेट है और रिमेनिंग न्यूक्लियस गन है, तो दोनों की वेलोसिटी v1 v2 वेक्टर फॉर्म में गिवन है, एंड देयर मासेस बी m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली. देन तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन आपको लग रहा है, बट आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या बोला है, ऑल वेलोसिटीज वेक्टर v1 v2 एंड v1 v2. v is the velocity of nucleus initially, v1 is the velocity of alpha particle, v2 is the velocity of remaining nucleus, must be parallel. v must be parallel to v1 plus v2, v must be parallel to m1 v1 plus m2 v2, none of the above. सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये न्यूमेरिकल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल. मोमेंटम इनिशियल mv, इनिशियली मास ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एंड इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल. सो m1 v1 is the momentum of alpha particle, then m2 v2 it is momentum of remaining nucleus. So m, this is, so velocity of nucleus is equals to m1 v1 plus m2 v2 upon capital M is the total mass of the nucleus. So v is the velocity of nucleus before emitting alpha particle. ये velocity, ये जो सम है m1 v1 प्लस m2 v2 इसके पैरेलल है, गिवन है, देखो ऑप्शन में ये गिवन है, v मस्ट बी पैरेलल टू m1 v1 प्लस m2 v2. क्लियर? सो डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, जो रिजल्टेंट होगा m1 v1 प्लस m2 v2 का, यही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी न्यूक्लियस की. ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन पर बेस्ड था, इजी क्वेश्चन. करेक्ट ऑप्शन इसका सी. Next question, a particle moves in a circle of radius 0.25 meter at angular speed of 2 revolution per second. Angular speed of 2 revolution per second.
आपको पता है एंगुलर स्पीड की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, बट यहाँ पे गिवन है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी गिवन है. ओमेगा इज 2 पाई एन, सो 2 पाई एंड एन इक्वल्स टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, सो ओमेगा विल बी 4 पाई. ये आपसे पूछा एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल. सिंपल क्वेश्चन है. सर्कुलर मोशन का एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ओमेगा स्क्वायर आर. सो ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई, स्क्वायर के साथ 16 पाई स्क्वायर, एंड आर रेडियस गिवन है 0.25. 0.25 मीन्स 1/4. सो आंसर विल बी 4 पाई स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, if the change in value of g at height h above the surface of earth is the same as at depth x below it, when both x and h are much smaller than radius of earth, then. So यहाँ पे relation पूछ रहा है between x means depth and height above the surface. जो वेरिएशन आएगा g में वो सेम आना चाहिए. So आपको रिलेशन मीन्स फॉर्मूला आपको पता है g डैश एट हाइट h g 1 माइनस 2h अपॉन r. सो ये रिलेशन होता है लेस हाइट के लिए, कम हाइट के लिए, स्मॉलर हाइट के लिए. सो डेल्टा g अपॉन g की वैल्यू ये आएगी 2h अपॉन r. सिमिलर डेप्थ के लिए बात करें तो g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस d अपॉन r. सिमिलर डेल्टा g अपॉन g फॉर डेप्थ इक्वल्स टू d अपॉन r. सो चेंजेस ये कह रहा है सेम है, तो इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, बिकॉज ये चेंज है हाइट का, ये चेंज है डेप्थ का, ये सेम है और सेम है, तो 2h अपॉन आर इक्वल्स टू d अपॉन आर. d डेप्थ की जगह इसने आपको x दिया है तो आप x पुट कर देंगे, r से r कैंसिल हुआ. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड हाइट? x इक्वल्स टू 2h, डेप्थ इक्वल्स टू 2h. सो करेक्ट ऑप्शन इज b. Now next question is, an artificial satellite moving a circular orbit around the earth has total energy means kinetic plus potential is E naught. So it's potential energy. So it is formula based, easy question. What is the total energy of satellite? Total energy of satellite is total minus gmm upon 2r, which is given E naught. इसमें पूछा है आपसे पोटेंशियल एनर्जी. सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर. इट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड माइनस जी एम अपॉन 2r इज ई नॉट. सो माइनस जी एम अपॉन आर की वैल्यू आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, a particle of mass m is acted upon by a force F which is equals to t square minus kx. Initially the particle is at rest, the origin, then options आप पढ़े इसमें. Its displacement will be simple harmonic, its velocity will be simple harmonic, its acceleration will be simple harmonic, particle will move with constant velocity. So simple harmonic motion की हमने पढ़ी है. क्या कंडीशन होती है simple harmonic motion के लिए? किसी इक्वेशन को आपको चेक करना हो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, उसके लिए आप उसको डबल डिफरेंशिएट करते हो और इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, राइट. सो यहाँ पर f गिवन है तो f से आप a निकाल सकते हैं. एक्सेलेरेशन विल बी f अपॉन m. सो एक्सेलेरेशन इज t स्क्वायर अपॉन m माइनस k बाय m इंटू x. इसको जो डबल डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन है, सबसे पहले हम इस पे लगा के देखते हैं. डी ए बाई डी टी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन करें डी ए बाई डी टी. सो डी ए बाई डी टी विल बी 2t अपॉन m माइनस k बाय m. सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू v, वेलोसिटी. नाउ डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ 2t अपॉन m, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2t, 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2. सो 2 अपॉन m, यहां से देखो आप t एलिमिनेट हो गया, माइनस k बाय m इंटू v, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, और dv बाई dt को आप क्या लिख सकते हैं a. सो डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाय m माइनस k बाय m इंटू a. सो ये माइनस a, डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर के रिलेशन में
अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए आता है तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बना सकते हो, डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर, के बाय एम आप कॉमन लो, के बाय एम कॉमन लें, के बाय एम, सो एम तो कॉमन ले लिया, के यहां पे नहीं था तो 2 बाय के लिख दिया, माइनस के बाय एम आपने कॉमन लिया तो माइनस ए, सो डी स्क्वायर ए बाय डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए, सो एक्सेलेरेशन विल बी इन सिंपल हार्मोनिक, ये आप कह सकते हैं। सो तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये थोड़ा टिपिकल और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन था, ये टफ कैटेगरी में आप रखोगे इसको नीट के बच्चों के लिए। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन केस ऑफ स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम, द ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड, स्क्वायर एंड टाइम। तो यहां पे ध्यान दें, ग्राफ किसमें पूछा है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, स्क्वायर एंड टाइम के बीच में। सो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड का, जिसमें एनर्जी लॉस होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ये होता है फॉर्मूला। सो आपसे पूछा है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे आएगा माइनस बी टी अपॉन एम। सो ए स्क्वायर का टाइम के साथ रिलेशन कैसा है, ई की पावर माइनस टी, बी बाय एम इज कॉन्स्टेंट, सो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ई पावर माइनस टी, दैट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस टी है, माइनस ए मीन्स डिके है, तो एक्सपोनेंशियली डिके को ये शो करता है रिलेशन। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड पैराबोला है, थर्ड ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है, फोर्थ पैराबोला है। सो एक्सपोनेंशियली डिके का ग्राफ आप सबको पता है, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट, अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ 200 मीटर shows a decrease of 0.1% in its volume। जैसे वो लेक में गिरेगी इसका वॉल्यूम में 0.1% का डिक्रीमेंट होगा। बल्क मॉडुलस आपसे पूछा है इस मटेरियल का, राइट। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला सबको पता है, इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस मीन्स प्रेशर, स्ट्रेन यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा डेल्टा वी अपॉन वी, राइट। सो प्रेशर जो आएगा लेक में 200 मीटर नीचे जाने के बाद, सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच एंड डेल्टा वी अपॉन वी, ये आपको गिवन है 0.1%। सो डेल्टा वी अपॉन वी इज 0.1%, इसको आप क्या पुट करोगे, देखो डेल्टा वी इक्वल्स टू 0.1%, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू 0.1% मीन्स 0.1 अपॉन 100, सो इट विल बी 1 अपॉन 1000। सो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000। सो ये यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो डेल्टा वी अपॉन वी इज 1 अपॉन 1000। सो बल्क मॉडुलस बी इक्वल्स टू रो जी एच, रो इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट विल बी 10 to power 3 into g into h, h is 200 meter and 1 upon 1000, that will be 10 to power 3 upon 1. So total bulk modulus की वैल्यू it will be 2, 3 plus 1 4, 4 plus 2 0 यहाँ पर 6, 6 plus 3 0 यहाँ पर 9, so 2 into 10 to power 9, right. Density of the water is 10 to power 3 kilogram per meter cube, इस डेंसिटी गिवन है 10 to power 3, गिवन सॉरी नहीं है बट आपको वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो यहाँ पे 10 to power 3 डेंसिटी पुट किया और ये वैल्यू आ गई 2 into 10 to power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, a very narrow capillary tube records a rise of 20 centimeter when dipped in water. When the area of cross section is reduced to 1/4, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स रेडियस, इसको आपने रिड्यूस किया तो वाटर विल राइज टू हाइट ऑफ। तो जैसे आप एरिया रिड्यूस करोगे रेडियस रिड्यूस होगी, रेडियस रिड्यूस करते आपको पता है इसका फॉर्मूला जुरीन्स लॉ। जुरीन्स लॉ, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर आप रेडियस डिक्रीज करोगे तो हाइट इंक्रीज होगी, बट आपने रेडियस कैसे डिक्रीज किया,
इस गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू 1/4, सो एरिया फाइनल 1/4 है। तो एरिया फाइनल अगर 1/4 है तो रेडियस क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। एरिया फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल एरिया अपॉन 4, फाइनल एरिया पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल पाई आर स्क्वायर बाय 4, सो आर डैश इक्वल्स टू आर बाई 2। सो रेडियस आपने रिड्यूस कर दिया हाफ, रेडियस हाफ रिड्यूस किया। अब आप ज़ुरीन्स लॉ लगा के नई हाइट निकाल सकते हैं। एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू आर अपॉन आर डैश, सो आर डैश इज आर बाय 2, so it will be 2 h dash upon equals to 2, so h dash equals to 2h। initial height given थी numerical में 20 centimeter, so the final height will be double of it, that means 40 centimeter, so correct option is C। Now next, the moment of inertia of disk about an axis passing through its center and normal to its plane is I। डिस्क का सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I गिवन है। The disk is now folded along a diameter such that the two halves are mutually perpendicular. Now its moment of inertia. So आप देखो इसमें I गिवन है, I कौन सा गिवन है, I डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, डिस्क है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, I इक्वल्स टू है mr² 2, मीन्स mr² 2 की वैल्यू I गिवन है, वो इस I इस न्यूमेरिकल में गिवन है और ऑप्शन भी आप देखो I की फॉर्म में है। अब आपने इस डिस्क को डायमीटर के अलोंग कट करके टू हाफ्स बनाए और एक के दोनों जो है हाफ्स वो परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। फर्स्ट हाफ इस तरह से तो उसका परपेंडिकुलर दूसरा इस तरह से आएगा। क्लियर? सो अब आपसे पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन डायमेट्रिक एक्सिस। सो टू हाफ्स ऐसे रखे हुए हैं, फोल्ड किए हुए हैं, आप इसको वापस ओपन कर लो इस तरह से। ये फर्स्ट हाफ जो आपका फोल्डेड था उसको आपने ऐसे ओपन कर लिया। इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। सो आपको डायमेट्रिक एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद है, डिस्क का डायमेट्रिक एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² 4। सो I डैश की वैल्यू आपसे पूछी है, वो है mr² 4। mr² की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे वो होती है 2I, mr² की वैल्यू 2I, mr² की वैल्यू 2I बाय 4, मीन्स आंसर आया आपका I बाई 2। सो करेक्ट आंसर इज I बाई 2। I बाई 2 इज द C ऑप्शन, I बाई 2। I by root 2 second option, I by 2 and I by 4. Correct option is I by 2. Next, three identical blocks A, B, C. Blocks identical हैं, are placed on horizontal friction surface. The blocks B and C are rest. A is approaching towards B with speed 10 and the coefficient of restitution given है. So coefficient of restitution है 0.5. The speed of the block C just after the collision is. So यहाँ पे continue, पहले A B से कोलाइड करेगा, आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, मास सेम है, फिर बी सी से कोलाइड करेगा, ए की स्पीड 10 है तो सी तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड क्या होगी, तो ब्लॉक सी की पहले ए और बी के बीच में कोलिजन होगा। इनिशियल वेलोसिटी ए 10 है, बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटीज वी एंड वी बी है। सो बी बॉडी सेकेंड बॉडी वी बी और V2 का फॉर्मूला आपको पता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 1 प्लस e m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला V2 का। सो V2 मीन्स सेकेंड बॉडी, यहाँ पे VB है तो VB की वेलोसिटी मिल जाएगी। U2 इज 0, सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो VB की वैल्यू आती है आपके पास 1 प्लस E की वैल्यू 0.5 गिवन है। मास M, आइडेंटिकल बॉडीज है तो मास सेम है, नीचे आएगा 2m ऊपर m और U गिवन है 10 आपको, राइट। सो m से m कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1.5 मीन्स 3/2 अपॉन 2 मीन्स 3/4, 3/4 इंटू 10 मीन्स 30/4। ये आपकी सेकेंड बॉडी बी बॉडी की वेलोसिटी है। तो आप 3/4 ऑफ 10 निकाल सकते हैं, 7.5 स्पीड आएगी, 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो ए की स्पीड 10, बी को स्पीड कितनी मिल गई 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब बी बॉडी सी बॉडी से कोलाइड करेगी, जैसे आपने ए और बी का कोलिजन पढ़ा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटीज ए और बी की ए और वी बी है। बी बॉडी वी बी स्पीड से सी से कोलाइड करती है। सिमिलर फॉर्मूला सी के लिए भी आएगा, अब आपका
बी और सी में जब कोलिजन होगा तो सेकेंड बॉडी कौन सी होगी? सेकेंड बॉडी होगी सी और बी बॉडी होगी फर्स्ट। अब मैं वापस फॉर्मूला लगाऊंगा V2 का, बट अब के बार सेकेंड बॉडी सी है। फॉर्मूला, बिकॉज ये तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि सी बॉडी भी रेस्ट में, बी बॉडी भी रेस्ट में थी, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, जीरो हो गया था पूरी टर्म U2 की वजह से। ऐसे ही सी बॉडी भी रेस्ट में, तो ये वाली टर्म जीरो होगी, बट अब लिखेंगे 1 प्लस ई, जो फॉर्मूला है आपके पास ये वाला 1 प्लस ई एम U1। U1 मीन्स यहां पर वेलोसिटी होगी VB की अपॉन m प्लस एम मीन्स 2m। सो m से m कैंसिल हुआ, वही 1 प्लस ई की वैल्यू 0.5, 3/4। सो यहां पर आएगा 3/4 ऑफ VB और VB की वैल्यू है 7.5, वो आप पुट करेंगे 3/4 इंटू 7.5। सो आपका आंसर आएगा VC, सी बॉडी की वेलोसिटी आपसे पूछी थी, सी बॉडी की वेलोसिटी आपको मिल गई 3/4 7.5, तो 5.6 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें फर्स्ट है, 5.6 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, a beam of alpha particle is incident on gold foil corresponding to incident beams ABC. So ABC incident beams है, emergent beams are A dash, B dash and C dash. So transmission and deflection alpha particle through the foil take place such that, तो डायग्राम आपको गिवन है, जैसे C बीम है, ये है आपका डिफ्लेक्टेड बीम, A बीम है, ये स्ट्रेट जा रही है विदाउट डिफ्लेक्शन, B बीम है, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई 180 डिग्री पर, डिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई। सो आपसे इसमें ऑप्शन आप देखें, इस तरह का इंसिडेंट होता है तो ऑप्शन आप देखें इस तरह से, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज A डैश इज मैक्सिमम एंड B डैश इज मिनिमम, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल A डैश इज मिनिमम एंड C डैश इज मैक्सिमम। सो कौन से मैक्सिमम है, कौन से मिनिमम, इस तरह के कुछ ऑप्शन आपको इसमें गिवन है। तो आप देखो, इसमें आपने पढ़ा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आपने पढ़ा है, गोल्ड फॉल पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी होता है, तो मोस्टली पार्टिकल्स मोस्टली बीम जो होगा पार्ट उसका वो अनडिविएट होके इमर्ज हो जाएगा। कुछ पार्ट उसका डिफ्लेक्ट होता है, कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्शन होता है, और बहुत कम पार्ट जो न्यूक्लियस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है 180 डिग्री पर, वो बहुत कम पार्ट होता है। सो सर करेक्ट ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज A डैश मैक्सिमम एंड B इज B डैश मिनिमम। So next, according to Bohr model, magnetic field at the center means at the nucleus of hydrogen atom due to motion of electron in the nth orbit is proportional to. So एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके रेडियस का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का उसका फॉर्मूला पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये आपसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0I/2r। क्लियर। अब I करंट है, I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, टाइम यहाँ पे टाइम पीरियड लेते हैं, तो टाइम पीरियड का रिलेशन होता है 2πr अपॉन V। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। हियर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब I की डिपेंडेंसी है V और R पर, वो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो V अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा। So B is proportional to now V and R square. So velocity of electron, ये भी आपको रिलेशन पता है, V equals to V is proportional to Z by N. So velocity of electron is Z by N and R is proportional to N square. R radius is proportional to N square. ये भी आपको पता है, रेडियस N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी n के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इन रिलेशंस को यहाँ पे पुट करते हैं। सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज V n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे n आ गया V के जगह, एंड R डिपेंड्स n स्क्वायर, सो R स्क्वायर डिपेंड्स n पावर 4। सो ओवरऑल B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n पावर 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज A. Next, the activity of radioactive element decreased to 1/3 of its original activity I0 in a period of 9 years. After a further lapse of 9 years, its activity will be. So activity का जो formula है, that will be R equals to R0 e power minus lambda t. So यहाँ पे time period आपको given है 9 years का, first initially 9 years का,
एक्टिविटी हो जाती है 1/3, राइट. सो आर बिकम्स आर नॉट बाई 3. आर नॉट इज इनिशियल एक्टिविटी. आफ्टर 9 years एक्टिविटी बिकम्स 1/3. सो ई पावर माइनस लेमडा. टाइम 9 years का है, मैं यहाँ पे 9 टाइम की जगह 9 पुट कर देता हूँ, ये रिलेशन है. तो यहां से आप ई पावर माइनस लेमडा इंटू 9 की वैल्यू निकालेंगे, वो होगी 1/3. आर नॉट कैंसिल हो गए. सो एक रिलेशन मिल गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे. नाउ एक्टिविटी इज आर नॉट बाई 3. नेक्स्ट 9 years, आफ्टर नेक्स्ट 9 years, सो नाउ आफ्टर 9 years एक्टिविटी इज आर नॉट बाई 3. नेक्स्ट 9 years r dash equals to initial activity is r naught by 3 e power minus lambda t, because now after 9 years initial activity is r naught by 3. so r dash आपको फाइंड करना है. इनिशियल एक्टिविटी है r naught by 3 और e पावर माइनस लेमडा t. t की वैल्यू आप पुट करोगे, अगेन वो बात कर रहा है 9 years की. 9 years क्वेश्चन में गिवन है, तो 9 years आपने 9 पुट किया. e पावर माइनस लेमडा 9 की वैल्यू है 1/3, यहाँ पुट कर देंगे आर नॉट बाई 3 इंटू 1/3. सो एक्टिविटी अब जो होगी वो हो जाएगी आर नॉट बाय 9. सो एक्टिविटी 1/9 हो जाएगी. यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है आई की फॉर्म में, सो मैंने आर लिखा है, इसमें क्वेश्चन में आई गिवन था, तो आर की जगह आप आई नॉट पुट करेंगे, तो ये आई नॉट बाय 9 हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Next, the stopping potential as a function of frequency of incident radiation is plotted for two different photoelectric surfaces A and B. The graph show that the work function of A is. अब आप ग्राफ को आप देखें पहले, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है. स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. सो आपको पता है ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कब रिक्वायर होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको स्टॉप करना है. और इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव फ्रीक्वेंसी पर. सो ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा है, राइट. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. वर्क फंक्शन का रिलेशन आपको पता है, वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल्स टू होता है एच न्यू नॉट. मीन्स वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड कम होगी उसका वर्क फंक्शन कम होगा. यहाँ पर आपको ग्राफ में दिख रहा है क्लियरली, बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा है. इसने क्वेश्चन में पूछा था द ग्राफ शोज द वर्क फंक्शन ऑफ ए. तो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, स्मॉलर देन बी. क्लियर. तो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, स्मॉलर देन बी. थर्ड ऑप्शन सेम है और सच दैट नो कंपेरिजन कैन बी डन विद द गिवन ग्राफ. तो गलत है सी एंड डी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. Next, according to Einstein's photoelectric equation, the graph between the kinetic energy and photoelectrons ejected and the frequency of incident. तो ग्राफ गिवन है kinetic energy of ejected electrons and the frequency of incident radiation. So आप देखें इसमें incident radiation की बात करते हैं तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस नहीं करती इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं. सो फ्रीक्वेंसी पहले आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक आपको इंसिडेंट कराना पड़ता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. इसमें आपको दिया हुआ ऐसे फ्रीक्वेंसी है ही, जीरो फ्रीक्वेंसी पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रॉन्ग. इसमें फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन दिया है, ये भी रॉन्ग. थर्ड ग्राफ में आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी जीरो, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी पे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दिए और उसकी एनर्जी के साथ ग्राफ ड्रॉ किया, लीनियर रिलेशन है, ये भी रॉन्ग. जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक आप नई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराओगे तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है. तो फोर्थ ग्राफ आप देखें इसमें, यह है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी. अब यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्शन शुरू होता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी विद फ्रीक्वेंसी. तो करेक्ट ऑप्शन ये है आपका. नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट सर्किट विद 2 इनपुट्स ए एंड बी एंड 1 आउटपुट सी. वोल्टेज वेव फॉर्म. ये वेव फॉर्म पर बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका. लॉजिक गेट गिवन है, ठीक है, सी आउटपुट है. इनपुट और आउटपुट आप देखें इसमें, इनपुट ए इनपुट है 0 1 0 1 0 1.
सेकेंड इनपुट जो है वो 0 1 1 0 1 0 और आउटपुट जो आ रहा है इसका वो है 0 1 0 0 1 0। सो इनके आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सा गेट यहां पर बनता है। लॉजिक गेट का नाम पूछा है आपसे, कौन सा गेट होगा। सो फर्स्ट इनपुट्स में देखो कॉम्बिनेशन 0 0, आउटपुट भी आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड में आप देखें दोनों इनपुट्स 1 है, 1 1 और आउटपुट भी आपको 1 मिल रहा है। अब ये और गेट भी हो सकता है, एंड गेट भी हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन देखें आप, थर्ड इनपुट देखें 0 1 0 1 और आउटपुट आ रहा है 0। ये थर्ड ऑप्शन क्लियर करता है आपको 0 और 1, बट आउटपुट क्या है 0। तो ये 0 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लीकेशन मीन्स कौन सा गेट होता है, एंड गेट। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। Now next, in a common base transistor circuit, the current gain is 0.98. On changing emitter current 5 milliampere, the change in collector current is. So current gain common base है, common base का current gain को अल्फा से शो करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इज 0.98 which is equals to delta IC collector current upon delta IE emitter current। बेस तो कॉमन हो गया। सो कलेक्टर करंट में चेंज है, सॉरी चेंजिंग एमिटर करंट में चेंज है 5, कलेक्टर करंट में चेंज पूछा है तो वेरी इजी, डेल्टा IC इक्वल्स टू 0.98 इंटू डेल्टा IE। डेल्टा IE गिवन है 5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा IC की वैल्यू क्लियर सीधी आ जाएगी 4.9 मिली एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट, अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एज अ करंट गेन ऑफ 50। यहां पर ये कॉमन एमिटर है तो इसका करंट गेन बीटा इक्वल्स टू गिवन है 50। लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 500 ओम। द वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन आपसे पूछा है एवी के लिए रिलेशन होता है, वैसे तो वोल्टेज गेन मीन्स आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, फिर उसको अपन कन्वर्ट करते हैं तो बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, ये भी रिलेशन है एवी का। बीटा आपको गिवन है, रेजिस्टेंस गेन आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेजिस्टेंस गेन मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस 4 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस 500 ओम। क्लियर? तो 50-50 कैंसिल हो गया, 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास 400 आ जाएगा। तो वोल्टेज गेन इज 400। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास फ्रॉम द गिवन डेटा। अब क्राउन ग्लास की डिस्पर्सिव पावर आपको कैलकुलेट करनी है, तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल्स टू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं अलग अलग कलर्स के, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आपको पता हो तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू, वाई लिखते हैं येलो मीन्स जो मीन होता है, मीन -1, ये रिलेशन है। सो म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू आर की वैल्यू गिवन है, म्यू मीन हम निकाल सकते हैं। म्यू मीन कैसे निकालेंगे? म्यू मीन निकालने के लिए इनको म्यू वी और म्यू आर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो म्यू वी की वैल्यू पुट कर देंगे 1.232, म्यू आर की वैल्यू 1.5145, म्यू मीन इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे या पुट करेंगे तो डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा C 0.0163। So next, the face AC of the prism ABC of refractive angle 30 डिग्री, मीन्स प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री गिवन है। AC सरफेस जो है इसका वो सिल्वर्ड है। A ray of light incident on surface AB at an angle 45 as shown in figure. The refracted rays undergoes reflection at the face AC and retraces its path. The refractive index of the prism is, ये डायग्राम गिवन है। ये है सरफेस AC जिसको आपने सिल्वर कर दिया, 30 डिग्री प्रिज्म एंगल है। इंसिडेंट कितने पे हो रहा है? 45 पर। AB सरफेस पे 45 पे स्ट्राइक होगा, अंदर रिफ्रैक्शन होगा, नेक्स्ट सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक करती है 90 डिग्री पे और रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, गई और रिट्रेस होके आ गई, दैट मीन्स 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी। क्लियर? सो ये यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना रिमेनिंग होगा? 30 90, ये रिमेनिंग एंगल होगा 60 डिग्री। क्लियर? सो आप अगर ये आप देखें 60 डिग्री है तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप हमेशा, आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये,
तो ये 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल ये क्या हुआ 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू, रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 30 है। फिर आप यहाँ पे इजीली स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ होगा साइन आई, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। सो μ1 तो एयर है, म्यू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और साइन आई मीन साइन 45। सेकेंड मीडियम प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा था, दैट विल बी म्यू साइन आर साइन 30, राइट। सो म्यू इज इक्वल्स टू साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 1/√2 and sin 30 1/2. So refractive index of the prism is 2. Next, a beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on single slit 1 millimeter wide, and the resulting refraction pattern is observed on the screen 2 meter away. So screen distance given है, single slit की जो width है वो given है, slit की width को a से लिखते हैं, a given है 1 mm, और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन गिवन है, दैट विल बी 2 मीटर अवे। लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर। सो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बिकॉज आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस, मीन्स ये सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंटर पे जो मैक्सिमा बनता है उसकी आपसे विड्थ पूछ रहा है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, सेंट्रल मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लैम्डा डी बाय ए। इस फॉर्मूले में आप ये सेंट्रल मैक्सिमा है, आपको पता है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है ये सेंट्रल मैक्सिमा ये है, फिर ये वापस अगेन सेकेंड मैक्सिमा ये होते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस होती है बीटा, जिसकी वैल्यू आपको फॉर्मूला आपको पता है 2 लैम्डा डी बाई ए। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इजीली, वो है 2.4 mm। नेक्स्ट, 2 पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन द पाथ of an unpolarized beam of light intensity I0 such that no light is emitted from the second polaroid। अब आपको पता है कि 2 पोलराइड्स अगर रखें और लाइट एमिट नहीं हो रही, दैट मीन्स सेकेंड पोलराइड और फर्स्ट पोलराइड में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। बिकॉज 2 पोलराइड्स अगर 90 डिग्री पे प्लेस्ड हैं तो इंटेंसिटी, इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी 0 होती है। अब इसमें थर्ड पोलराइड, क्वेश्चन में गिवन है थर्ड पोलराइड जो फर्स्ट पोलराइड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। उन दोनों थर्ड पोलराइड को दोनों पोलराइड्स के बीच में प्लेस कर दिया। अब इंटेंसिटी लाइट की आपको जो एमिटेड लाइट है इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है इन द लास्ट पोलराइड। अगर 2 पोलराइड होते तो लाइट एमिट नहीं होती है, बट ये थर्ड पोलराइड जो आपने यहाँ पे प्लेस किया दोनों के बीच में, उसकी वजह से आपके थर्ड पोलराइड से भी लाइट एमिट होगी। देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। देखो आप ऑप्शन इसमें I0/8 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, इस तरह से आपको गिवन है। सो ये है फर्स्ट पोलराइड, ये है सेकंड पोलराइड, ये दोनों 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। इसकी एक्सिस कुछ इस तरह से होगी, ये इसकी एक्सिस है और ये इसकी एक्सिस है। सो लाइट जो स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर अनपोलराइज लाइट की, उसकी इंटेंसिटी I0 है। पोलराइड से लाइट पास होने के बाद एक बार लाइट जब पोलराइज हो जाती है तो इंटेंसिटी हो जाती है I0/2। पोलराइज होती है, पोलराइजेशन के बाद इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ये I0/2 इस सेकेंड पोलराइड पे जाएगी तो एंगल 90 की वजह से 0 होता है। क्यों 0 आपको पता है, मेलस लॉ आप यूज करते हो, जितनी भी इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी हो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। स्ट्राइक करेगी I0 और इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो भी होती है वो I0 है और cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच के एंगल की बात की जाती है थीटा। सो थीटा यहाँ पर एंगल 90, cos 90 0 होता है, तो इससे तो एमिट नहीं होगी लाइट, ये गिवन है, इसलिए हम कह रहे हैं 90 डिग्री एंगल है। बट फर्स्ट पोलराइड के साथ जो थर्ड पोलराइड प्लेस करेंगे, वो थर्ड पोलराइड ऐसे आप इनके बीच में प्लेस करोगे। थर्ड पोलराइड आपने प्लेस किया, इसका एंगल फर्स्ट पोलराइड के साथ एंगल गिवन है थीटा। तो सेकंड के साथ डेफिनेटली आपको पता है सेकंड के साथ एंगल क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये दोनों 90 पर थे। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया आपका थर्ड और ये सेकंड था थर्ड पोलराइड। अब फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना एंगल है थीटा, उसके लिए हम ये रिलेशन लगा सकते हैं ताकि थर्ड से निकलने वाली लाइट यहाँ पे एमिट करें। I0 हो गया, यहां से निकलते I0/2, यहां से थर्ड से जो लाइट निकलेगी वो मैं कह रहा हूं I' और सेकंड से जो लाइट निकलेगी वो I'। सो आपसे इसमें आंसर I" के लिए पूछा है। पहले मैं I' निकालता हूं। सो I' के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्या चाहिए I',
मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, वो है I0/2, एंगल क्या है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अभी I डैश है, इससे जो लाइट एमिट होती है, राइट। अब थर्ड पोलराइड और सेकंड के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो इस पेयर के लिए मुझे दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो है अगेन I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब जो I है वो I डबल डैश है, और I0 जो है वो I डैश है, और एंगल जो है वो है 90 माइनस थीटा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, राइट। सो I डैश की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे। cos 90 माइनस थीटा आपको पता है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो I डैश की वैल्यू पुट कर दिया, I0 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा आ गया। यहाँ पर ऑप्शन से देखें तो उसमें साइन 2 थीटा गिवन था। सो साइन 2 थीटा के लिए, 2 थीटा लाने के लिए यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो डिवाइड किया उसको तो मैंने लिख दिया I0/8, और ये जो 4 मैंने मल्टीप्लाई किया इसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो ये आंसर आता है I0/8, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो I डबल डैश मतलब थर्ड पोलराइड से जो लाइट निकलेगी वो है I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आपने देखा इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ था, करेक्ट ऑप्शन है आपका I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, आप इसको ट्राई करें, क्वेश्चंस को देखें, आप पहले आप पेपर दें, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखें, इसमें से प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को देख के भी आप क्वेश्चन को स्टॉप करके पहले आप प्रैक्टिस करें, पहले आप ट्राई करें, फाइट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, अपने कॉन्सेप्ट बनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।